एक एग्जाम आपका नॉन टेक्निकल है जिसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है सीबीटी 2 के लिए। कंटेंट बहुत लिमिटेड रखना है, ऐसा नहीं रखना है हर टॉपिक के बारे में मेरे नोट्स में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले फोकस करें इन 4 सब्जेक्ट पे, उसके बाद आगे के सब्जेक्ट पे फोकस करें। जिंदगी में अगर हमको सॉल्यूशन, अगर हमको सिलेक्शन लेना है तो हमको इससे तो फोकस करना ही है कि हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पे भी फोकस करना है कि उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आरआरबी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है जूनियर इंजीनियर के लिए। इसमें बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। कुछ लोग रेगुलर बैचेस में कर रहे हैं, कुछ लोग 3 से 4 महीने से कर रहे हैं। पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप भी चाह रहे हैं कि मैं आरआरबी जेईई में सिलेक्शन लूं, तो आरआरबी जेईई में सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब सोचा होगा कि भाई तैयारी स्टार्ट करनी है, या फिर मैं अपना सिलेबस कैसे कवर करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हल्के से डिमोटिवेटेड होंगे क्योंकि आरआरबी का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि 3 से 4 महीने में मैं आरआरबी का पूरा सिलेबस कवर कर लूं, पूरा का पूरा है ना, सिस्टम समझ लूं और इसके बाद सिलेक्शन ले सकूं, तो स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स वाला पे, है ना। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे आज आरआरबी में कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ाई करनी है। सबसे पहले है ना 3 महीने का टाइम अगर मैं लेके चलूं, 3 से 4 महीने का, तो मेरे को बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब वो समय नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं चलेगा। अब हमको बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी और इफेक्टिव स्टडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को समझना बहुत जरूरी है ना। ये सोचना बहुत जरूरी है कि किस चीज की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है और किसकी नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको जो जरूरत है वो समझने की कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके 2 एग्जाम होने हैं, एक होना है सीबीटी 1 और एक होना है सीबीटी 2। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीटी 1 कोर नॉन टेक है ना, इसमें आपका टेक्निकल नहीं होगा। ठीक है, आपको अपने एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ताकि पढ़ाई करते टाइम ऐसा दिक्कत ना हो कि भैया हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सी चीज पर ज्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, तो यहां पे आपको यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक एग्जाम आपका नॉन टेक्निकल है जिसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, और सीबीटी 2 में अगर आप बात करेंगे तो सीबीटी 2 में एक पार्ट है नॉन टेक्निकल का, है ना, 50 क्वेश्चन का, और एक पार्ट है टेक्निकल का। ठीक है, 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपको यह बात समझने की साथ में और ज्यादा जरूरी है कि भाई सर इतनी चीजें करनी हैं। और अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ठीक है हम कर तो लेंगे बहुत कुछ, हमारा टेक्निकल का बहुत ज्यादा इशू होता है, टेक्निकल में हम नहीं कर पाते। पर बेटा इससे पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि टेक्निकल कर रहे हो पर उसके साथ में नॉन टेक्निकल करना बहुत जरूरी है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल और केवल नॉन टेक्निकल पे फोकस कर रहे हैं। पर अगर आप ऐसी गलती भी कर रहे हो कि मैं केवल नॉन टेक्निकल पे फोकस करूं जब तक मेरा सीबीटी 1 नहीं निकल जाए, तो आप एक और बड़ी गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था है ना, तो उसमें पिछली बार जो एग्जाम हुआ था इसमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। मैं आपको बताऊंगा, डेट वेट भी बताऊंगा। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जैसे कि आप डेट एग्जाम की मैं बता दूं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता दूं जो 2019 की है, जब आपने लास्ट टाइम है ना आरआरबी का पेपर हुआ था। तो आप थोड़ा टाइम देखिए, एग्जाम स्टार्ट हुआ था सीबीटी 1 22 मई को। ठीक है, एग्जाम सीबीटी 2 का हुआ था 28 अगस्त को। यानी कि जब अगर आप एग्जाम देने गए हो तो मई मंथ आपका क्या हो गया, लास्ट मई मंथ पूरा एग्जाम में चला गया। आपका कोई ना कोई स्लॉट होगा, कोई ना कोई है ना ग्रुप में होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका पेपर दिया और उसके बाद जून जुलाई, ठीक है, और अगस्त, यानी करीब करीब मैक्स टू मैक्स आपको जो मंथ मिलेंगे वो 2 मंथ मिलेंगे सीबीटी 2 के लिए। 2 मंथ कब मिलेंगे, जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि सर मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा सीबीटी 1 में, मैंने नॉन टेक बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और सीबीटी 1 का अगर रिजल्ट देखोगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सर पहले रिजल्ट आने दो उसके बाद देखेंगे आगे की बातें। तो आप लोगों के लिए एक और बड़ी दिक्कत यह है कि भैया 13 अगस्त को रिजल्ट आया और 15 दिन बाद इन्होंने सीबीटी 2 ले लिया। क्या इतनी जल्दी तैयारी कर सकते हो टेक्निकल की? नामुमकिन है।
नामुमकिन। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये सोचना है कि भैया अगर हम तैयारी करें, हम आरआरबी जेई की तैयारी करें, तो हमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि केवल मैं सीबीटी 1 की तैयारी करूं और सीबीटी 2 छोड़ दूं, ये मेरे पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि इससे अगर गलती से मेरा सीबीटी 1 निकल भी गया तो मैं ज्यादा डिमोटिवेट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को टेक्निकल तो आता ही नहीं है, तो मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं फंसेगा। ठीक है, तो इसकी जगह हमको क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों एग्जाम को पूरी तरह लेके चलना पड़ेगा। अब हमारे सबसे बड़े टास्क हैं यहां पे कि हमें करना क्या है। अगर पढ़ाई करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए हमारा, तो हम पैटर्न में चीजों को यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग देखें तो सबसे पहले एग्जाम की एनालिसिस करें। करना क्या है, हमें सबसे पहले हमारा टास्क होगा कि हम एग्जाम की एनालिसिस कर लें कि क्या क्या भैया चाहिए होता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं इफेक्टिवली स्टडी करना चाहता हूं, क्योंकि 3-4 महीने में मेरा सिलेक्शन तभी होगा जब मुझे पता होगा कि एग्जाम किस पैटर्न का होता है, कैसे करेगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा और मुझे उसके लिए क्या पढ़ने की नीड है। बस, यानी एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पे अगर दिमाग लगाया तो समय खराब होगा और समय अब बचा नहीं है। टास्क 2 सीवीटी 1 पे फोकस करें और टास्क 3 सीवीटी 2 पे। तो ये 3 काम करने हैं हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं टास्क 1 की। करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले अपने एग्जाम का नेचर समझना जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, और है ना, किस तरीके से होगा और इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की नीड होगी। तो क्या क्या चीजों की नीड होगी, तो सबसे पहले इस चीज पर फोकस करें कि एग्जाम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, इस सिलेबस का कंटेंट क्या है, और इस कंटेंट को कहां से पढ़ूं मैं कि मेरा मैक्सिमम मैक्सिमम चीजें कंसीडर हो जाएं, मैक्सिमम चीजें मैं समझ सकूं। प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स फॉर सीबीटी 1 सीबीटी 2। अब यहां पे नोट्स बनाने के लिए आप क्या करें, तो सबसे पहले सीबीटी 2 को फोकस जो करेंगे, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आरआरबी का एक क्रैश कोर्स आपका चल रहा है ना, तो इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अगर आप टेक्निकल के लिए पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई करूं जिससे मेरा सिलेक्शन होना तय हो जाए। ठीक है, तो सीबीटी 2 के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपना सीबीटी 2 के लिए एक चीज करना स्टार्ट कर देनी है कि क्रैश कोर्स की क्लास स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये क्रैश कोर्स में आप क्या करोगे कि 3 महीने में आपका सब कुछ करीब करीब डन भी होगा और आपका इतना हो जाएगा कि आप सब सब्जेक्टों के बारे में बहुत अच्छे से चीजें समझ जाओगे, सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाएंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे आरआरबी के जो क्रैश कोर्स थे बच्चों के लिए, वो भी भाई साहब उन लोगों में से भी बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो पहले तो अपने सीबीटी 2 पे फोकस करके इतना करें कि इसकी केवल क्लास करनी है, केवल क्लास और कुछ नहीं, है ना। तो इस क्लास से आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि जिस दिन आप है ना पेपर वो क्या कहते हैं मॉक टेस्ट दोगे, तो मॉक टेस्ट में आपको इसमें करीब करीब 70% मार्क्स आने लग जाएंगे, 60-70%। और अगर आप इतने मार्क्स ले आए भाई, तो सिलेक्शन की गारंटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यह करना है। दूसरी चीज, सीबीटी 1 के लिए फोकस आपको करना है पूरा का पूरा, एक अच्छे से फोकस, पढ़ाई आप कर ही रहे हैं सीबीटी 1 के लिए, तो इस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तीसरी चीज, लेस इज सफिशिएंट। एक चीज हमारे दिमाग में हमेशा कंसीडर करके चलिए, ठीक है, अपने दिमाग में, कि भाई हमें पीएचडी नहीं करनी है। अगर मैं आरआरबी की और केवल आरआरबी की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं केवल उतना पढ़ूं जितना मेरे लिए जरूरत है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे, किसी टॉपिक पे पीएचडी करूं। कभी कभार कुछ चीजें सीधे याद कर लेनी है ना। तो कंटेंट बहुत लिमिटेड रखना है, ऐसा नहीं रखना है हर टॉपिक के बारे में मेरे नोट्स में नॉलेज होनी चाहिए, और हर टॉपिक के बारे में उतना होना चाहिए जितनी जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि लेवल ही चेंज कर रहे हैं, हम ए लेवल पे जा रहे हैं, कुछ अच्छे जूनियर इंजीनियर लेवल पे जा रहे हैं, नहीं जाना। अगर हमें आरआरबी पे फोकस करना है तो हम केवल आरआरबी के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कुछ नहीं, क्योंकि अगर हम ज्यादा पे गए तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं हमारा आरआरबी का सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा क्रूशियल रोल जो आपकी लाइफ में है ना मैटर करेगा, वो है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको तैयारी कर रहे हो और अगर आप पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि भैया सिलेक्शन हो, सबसे पहले ये तो देख लो कि पीछे सालों में क्या आया
और मैं क्या कर सकता हूं उसमें। तो आप लोगों को सीबीटी 1 में जो पढ़ना है, जो सीखना है, उसके लिए आपकी क्लासेस चलती हैं, रोज क्लासेस चलती हैं पीडब्ल्यू ऐप पे, ठीक है। तो आपकी जो क्लासेस चलती हैं प्लानर में सीबीटी 1 के लिए, और साथ में यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस चलती है, इसके लिए यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको करंट अफेयर्स वगैरह बहुत अच्छे से चीजें सिखा रहे हैं। जीके जीएस आपकी बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं चली, आप अच्छे से सीख पा रहे हो, और पीडब्ल्यू ऐप पे आपके इतने शानदार सर पढ़ा रहे हैं इस चीजों को कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू है ना, तो पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको यह समझ में आए कि किस किस चीजों से क्वेश्चन आता है ना। जैसे जनरली अवार्ड शोज में से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अवार्ड किसको, कौन सा अवार्ड मिला है, तो हमें यह पता होना चाहिए, ताकि हम लोग क्या करें, उसके हिसाब से भी पूरी एक पैटर्न बना के अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इफेक्टिवली स्टडी करने का तरीका यही है, क्योंकि संसार में से कहां से क्या उठाना है वो आप पे मैटर करेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है अब सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज, पीवाईक्यू लगाएंगे आप हमेशा, जो भी टॉपिक खत्म होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाएंगे ही, और साथ में एक बहुत बड़ी चीज लेंगे, वो है मिस्टेक बुकलेट। अब ये सर मिस्टेक बुकलेट क्या होती है? मिस्टेक बुकलेट बेटा, मैं हर बच्चे को एक चीज बोलता हूं कि मिस्टेक बुकलेट रखना बहुत जरूरी है। मिस्टेक बुकलेट क्या करती है, आपकी जिंदगी की, लाइफ की गलतियां लिखती है। गलतियां, क्योंकि सही तो हर बच्चा लिख रहा है, और संसार में सही बहुत कुछ है। तो हम जो कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, मैं जो सॉल्व कर रहा हूं, मैं क्या गलती करता हूं, मेरी जिंदगी में कहां गलती होती है, वो गलतियां लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में अगर हमको सॉल्यूशन, अगर हमको सिलेक्शन लेना है, तो हमको इससे तो फोकस करना ही है कि हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पे भी फोकस करना है कि उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलतियां हो गई तो सिलेक्शन तो रुकेगा ही, और जो बच्चा है ना हमसे पीछे था वो हमसे आगे भी आ सकता है, क्योंकि वो गलती हमारे नंबर तो कम करती है, प्लस माइनस और करती है हमारे, है ना। तो वो बहुत जरूरी है लाइफ में। तो गलतियां क्या करनी है, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको ऐसा होता है हमेशा कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या गलती की है उस क्वेश्चंस के लिए, उसको हम अपनी मिस्टेक बुकलेट में लिखेंगे। हमेशा ये चीज हमेशा फॉलो करो। जब भी आप कितने क्वेश्चन रोज लगाएंगे, आपने 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में से 80 सही हुए, 20 गलत हुए, तो 20 में क्या क्या गलतियां आपने की थी, वो आप गलतियां लिखने की आदत डालो, वो कंसेप्ट लिखने की आदत डालो, ताकि अगली बार जब आपको उस तरह का क्वेश्चन मिले तो वो गलतियां ना हो। और अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो करी, तो मैं आपको कमिट कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इतना होने के बाद, जब आपका क्रैश कोर्स खत्म हो, जब आपकी पढ़ाई खत्म होगी, जब आप 2 महीने अच्छे से इन चीजों को पढ़ेंगे, 2 से 3 महीने तक, तो फिर आपको पेपर से, है ना, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है लास्ट मंथ में। यानी जब आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी आरआरबी जेई की, तो उससे 1 महीने पहले से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, और ये सोच के देंगे कि तैयारी हुई हो या नहीं हुई हो, आपको मॉक टेस्ट देना ही है, ठीक है। आप हमेशा यह सोच के पेपर दें कि हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है, अब हमें मॉक टेस्ट देना है, नंबर कितने भी आ रहे हैं, और इन नंबरों को बढ़ाने की कोशिश करनी है। कैसे? मिस्टेक बुकलेट। ये मिस्टेक बुकलेट जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा ऐसा कि भैया इस बार ये गलती हुई है, तो उसको गलतियों को क्या करोगे, आप लिखते जाओगे। अब आपको दोबारा सेम क्वेश्चन ऐसा आएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, वहां पे एडवांटेज मिलेगा कि ये गलती दोबारा नहीं करनी। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा बेटा ये होगा कि आप लोगों के जितने भी पेपर हैं उसमें आपके नंबर अपने आप बढ़ेंगे, क्योंकि हर कोई जो पेपर बना रहा है, मॉक टेस्ट डिजाइन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आरआरबी के लेवल से करता है, और आरआरबी का लेवल है तो वो भी तो मान के चल रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद है, उसी तरीके क्वेश्चन आपको बार बार देने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। तो यह बहुत जरूरी है कि मिस्टेक बुकलेट जरूर फॉलो करें। इतना हो जाएगा तो अब आपके पास 2 प्रॉब्लम होती हैं, है ना। इतना तो प्रॉपर पूरा बता दिया मैंने आपको। अब सीबीटी 1 सीबीटी 2 पे फोकस करेंगे। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2, तो सबसे पहले हमारा गोल होगा कि भैया सीबीटी 1 में निकालना है मुझे, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा मेरे लिए, सबसे ज्यादा जरूरी होगा जनरल साइंस, है ना, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। जनरल साइंस क्यों जरूरी होगा सर? क्योंकि जनरल साइंस आपका सिलेक्शन को सीबीटी 1 के लिए भी रखेगा और सीबीटी 2 के लिए भी। अगर आप देखोगे तो सीबीटी 2 में नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको आरआरबी जेई के सीबीटी 1 को भी सॉल्व कराएगा और सीबीटी 2 को भी। तो इसको बहुत फोकस करके चलें।
है ना, इसको बहुत अच्छे से सीखें। इसके अलावा ये बचे हुए सब्जेक्ट जो भी होंगे आपके, है ना, ये आपको जल्दी से जल्दी खत्म करने हैं कैसे भी करके। और इतना खत्म करना है, इतना पढ़ना है, इसमें टॉपिक देखना बहुत जरूरी है कि हमको किस टॉपिक की पढ़ाई करनी है कि हमारा सिलेक्शन चांसेस बढ़े। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन बहुत दिखते हैं, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को हमको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयरली आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चंस को ऐसे देखना है, इस तरीके से देखना है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, हम सबसे पहले उन्हीं पे फोकस करें। हमको ऐसे नहीं करना कि 100% सॉल्व करना है, हमको कोशिश करनी है कि हमको वो टॉपिक पता चले जिनसे हम मैक्सिमम मार्क्स ला पाए पहले, उसके बाद फिर और टॉपिक पे जाएंगे। तो नॉन टेक्निकल के लिए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपको है ना सारे सर लोग बहुत अच्छे से बताते ही हैं। मैं आपको टेक्निकल का बताता हूं जनरली कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए अगर मैं टेक्निकल पेपर की एनालिसिस करूं तो किस किस पेपर, किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें कि भैया हमारा सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छे से। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने फोकस करना चाहिए। तो आप देखेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा सबसे ज्यादा नंबर दिलवाएगा, सबसे ज्यादा नंबर। तो हमें सबसे पहले, है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल पे फोकस करना है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सब्जेक्ट है मशीन। मशीन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, मशीन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और तीसरा सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो ये है आपका जनरेशन पावर सिस्टम, और साथ में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट भी है और एक अच्छा खासा वेटेज उठाता है। इसमें मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिख देता हूं क्योंकि आपका एनालॉग का भी कुछ पार्ट आ जाता है छोटा मोटा। ठीक है, जनरली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको कृष्णा सर कवर कर लेते हैं तो आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट सबसे पहले कवर करें। सीबीटी 2 के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये 4 सब्जेक्ट कवर करेंगे। अगर ये 4 सब्जेक्ट कवर हो गए तो आपका सिलेक्शन है ना 90% तो कंफर्म हो चुका है। और अगर इनके चारों के आपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन बना लिए तो भाई 20 से 25 क्वेश्चन यहां से, 17 से 20 तो 40 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, 10 50 क्वेश्चन और 60 65 क्वेश्चन, करीब करीब 65 क्वेश्चन तो आप यहां से उठा सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो भाई एक अच्छा खासा 65 टू, है ना, 80 क्वेश्चन आपको इतने टॉपिक से मिल जाएंगे। और जब 80 क्वेश्चन मिल गए तो यहां पे आपको एक अच्छा खासा वेटेज मिल जाएगा टेक्निकल के लिए। तो सबसे पहले फोकस करें इन 4 सब्जेक्ट पे, उसके बाद आगे के सब्जेक्ट पे फोकस करें अगर आपके पास टाइम बचा हो तो। और साथ में आपको नॉन टेक्निकल के लिए भी काम करना है। क्लियर है? जनरली मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूं, जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए हो सिलेबस की कि सर हमें पूरा इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल के लिए मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा बने रहिए क्लास में, सेशन में। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको बता देता हूं, तो ये आपका कंसेप्ट है, यहां पे आपको ये पूरा बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा किरचॉफ्स लॉ से आपको क्वेश्चन दिखेगा, है ना, नेटवर्क थ्योरम से क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को, मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन दिखेगा, मटेरियल से क्वेश्चन दिखेगा। और ये मटेरियल वाला पार्ट आपको कहां पे मिलेगा, यूटिलाइजेशन में। ठीक है, साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एसी फंडामेंटल में यहां पे आपको आरएमएस एवरेज से क्वेश्चन मिलेगा एक। ठीक है, इसके अलावा टैंक सर्किट रेजोनेंस से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। और यहां पे 3 फेज से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहां पे ट्रांजिएंट से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। तो ये टॉपिक सबसे पहले समझने हैं, और इनको समझने के लिए ऐसा नहीं है कि सर इन टॉपिक को ही पढ़ूं, आपको पढ़ना है इसके लिए सब पढ़ेगा, क्योंकि है ना कहीं सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये बिल्कुल चल के रहें। तो ये है मेजरमेंट का सिलेबस जो आपको देखना है यहां पे, है ना, और फिर मशीन और फिर आपका पावर सिस्टम। तो ये 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, तो इसको भी आप कवर करके चलें। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको करनी है। ये है टेलीग्राम चैनल। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, इसके अलावा आपको कोई भी चीज पूछनी है, डिस्कस करनी है, तो आप डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे ये सीधे डाल सकते हैं, यूट्यूब क्या कहते हैं, गूगल पे। ठीक है, तो ये है आप लोगों का पूरा प्लान जो आपको करना है। आपको करना क्या है, आपको इस पूरे 3 महीने में आप लोगों को बस ये कोशिश करनी है कि मैं कैसे भी करके अपने
मेन टॉपिक नॉन टेक्निकल के निकालूं। टेक्निकल के टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं जिनको आपको फॉलो करने हैं कि भाई इस इन सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें टेक्निकल की, और नॉन टेक्निकल के साथ में काम करते रहें। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।